Afternoon everyone. Today we will start next chapter. This is the third chapter, Civil Administration under British Rule. इस चैप्टर में हम रीड करने वाले हैं कि किस तरह से जो ब्रिटिश थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो भी नए एक्ट बनाए, नए कानून बनाए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है उसको स्मूथली रन कर सके। तो इन्हीं सभी के बारे में हम यहाँ रीड करने वाले हैं। 1765 में ड्यूल गवर्नमेंट एक्ट जो है बंगाल में इंट्रोड्यूस किया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट एंड 1793 में कॉर्नवालिस कॉड एंड 1833 में चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। द ब्रिटिश इनिशियली केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। स्टार्टिंग में, इनिशियली मीन स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो ट्रेडर्स जो हैं यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एज ए ट्रेडर के रूप में आई थी। ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आई थी। सब्सिक्वेंटली टेकिंग एडवांटेज ऑफ द chaotic पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। लेकिन इंडिया के अंदर जो उथल पुथल वाली पॉलिटिकल सिचुएशन थी कि जो इंडियन रूलर थे आपस में एक दूसरे के राज्य को हड़पने के लिए एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो इंडियन रूलर वीक होने लगे। उसी का फ़ायदा जो है इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ट्रेडिंग कंपनी ने उठा लिया। टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन इंडिया बिकेम द सोल पर्पस ऑफ द कंपनीज पॉलिसी। कंपनी की पॉलिसी, जो कंपनी का मेन पर्पस हुआ वो क्या हुआ, इंडिया की जो भी टेरिटरीज़ हैं उनको अपने अंडर कंट्रोल कर लेना। धीरे धीरे वो एक्सपेंड करने लगी अपने साम्राज्य को। देयर पॉलिसीज वर्क टुवर्ड्स कंसोलिडेटिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। धीरे धीरे कंपनी की तरफ से, ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी तरफ से जो भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, धीरे धीरे वो ब्रिटिश रूल को इंडिया में जमाने लगी और बहुत सारी टेरिटरीज़ जो हैं ब्रिटिश रूल के अंडर आ गई। द वेलफेयर ऑफ द पीपल हैड नेवर बीन देयर प्रायोरिटी। ब्रिटिश इंडिया जो थी उसने जो भी पॉलिसी बनाई उसका कोई मोटिव नहीं था कि वो इंडियन लोगों के भलाई के लिए कोई पॉलिसी या कोई नया लॉ बनाए। उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट, अपने फ़ायदे से मतलब था। तो उन्होंने जो भी नई पॉलिसी स्टार्ट की, इंट्रोड्यूस की, जो भी नया एक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए था, मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फ़ायदे के लिए था। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी वाज ड्राफ्टेड टू एनफोर्स अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑर्डर टू कंट्रोल the conquered regions. Through this policy, the company wanted to achieve the following three objectives. जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ड्राफ्ट की, जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को स्मूथली रन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जो किंगडम, जो राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिए थे, अपने अंडर कंट्रोल कर लिए थे, उन रीजन्स में, उन क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए उन्होंने कुछ पॉलिसी जो है कंपनी की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई। और कंपनी की जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, जो मेन उद्देश्य थे वो क्या थे? फर्स्टली तो था कि टू इंक्रीज़ द प्रॉफिट्स थ्रू ट्रेड। मतलब जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ ट्रेड का काम कर रही थी, इस तरह की उन्होंने पॉलिसी बनाई जिससे उनका ट्रेड जो है ज़्यादा बढ़ सके और इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा बढ़ जाए। सेकेंड, टू इंक्रीज़ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टेरिटरीज़ हेल्ड इन इंडिया। साथ में इंडिया के अंदर जो भी टेरिटरीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी उन सभी से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए उन्होंने पॉलिसी बनाई। टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश होल्ड ओवर इंडिया। इंडिया के अंदर ब्रिटिश पावर को और ज़्यादा मजबूत बनाना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब बात करते हैं एक्ट की। तो फर्स्ट जो एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1773 में वो था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है फर्स्ट पहला कदम था इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में?
इंडिया को अपने अंडर कंट्रोल करने के लिए। दिस एक्ट सब्जेक्टेड द एक्शन ऑफ द गवर्नर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द सुपरविजन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इस एक्ट के थ्रू जो भी गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको सभी को दबा दिया गया। उनके द्वारा किए गए जो भी कार्य थे अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू सुपरवाइज किए जा रहे थे। पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक एक्ट के थ्रू एक चार्टर उन्होंने ट्रेडिंग के लिए पास कराया और उसके थ्रू उन्होंने इंडिया में ट्रेडिंग का राइट गेन किया था। लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, जब उन्होंने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी गवर्नर हैं वो करप्ट होते जा रहे हैं और अपना सिर्फ प्रॉफिट कर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट से उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा इतना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली अपने अंडर में इस पूरे ट्रेड को ले लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सुपरविज़न में काम कर सकती थी। The directors of the company were asked to place all documents concerning the civil, military and revenue affairs of the company before the British government। अब कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स थे उन सभी को ये ऑर्डर दिया गया, ये कहा गया कि वो कंपनी के जितने भी सिविल डॉक्यूमेंट्स हैं या मिलिट्री से रिलेटेड या रेवेन्यू मीन्स टैक्स से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखाए और चेक कराए। ऑल्सो टू करप्शन ऑल ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हैड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ देयर एसेट्स। जो बढ़ता करप्शन था उसे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा किया। जो भी ऑफिसर्स थे कंपनी के उन सभी को अपनी एसेट्स मतलब अपनी जो उनकी संपत्ति थी उन सभी संपत्ति का अपनी जो भी प्रॉपर्टी उसकी थी कंपनी के ऑफिसर्स की, वो सभी चेक कराने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, मतलब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने कंपनी के सभी ऑफिसर्स को ये ऑर्डर दिया कि वो अपनी संपत्ति की सारी डिटेल ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी ताकि करप्शन को कम किया जा सके। अब बात आती है डिफेक्ट की। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे कंपनी की तरफ से, उन्होंने इस एक्ट को, रेगुलेटिंग एक्ट को डिसलाइक कर दिया। रीसेंटेड मतलब डिसलाइक कर देना, नापसंद कर दिया। क्यों? द कंट्रोल इम्पोज ऑन देम ऑफन टुक इंडिपेंडेंट डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द गवर्नर जनरल। पहले क्या था, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते थे, फ्री थे कोई भी अपना डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, बिना किसी गवर्नर जनरल के डिसीजन के उनसे डिसाइड करके या उनके डिस्कशन की कोई नीड नहीं होती थी। लेकिन अब उन्हें डिपेंड कर दिया गया गवर्नर जनरल पर। जो भी गवर्नर थे या जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे उन सभी की नज़रों में, उन सभी के सामने पूरी डिटेल उन्हें अपने ट्रेड की सबमिट करानी होती थी, जिसकी वजह से सारा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स पर आ गया। द फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सफर्ड एज इट्स पावर वर ऑल्सो नॉट क्लियरली स्पेसिफाइड। जो सुप्रीम कोर्ट थी उसको भी सफ़र करना पड़ा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होती हैं वो कहीं भी इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्लियर नहीं की गई थी कि किन किन सब्जेक्ट्स पर वो अपना डिसीज़न ले सकती है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कुछ क्लियर नहीं था। तो इसी को मॉडिफाई करके एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नेम था पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया। अ न्यू एक्ट जिसका नेम था पिट्स इंडिया एक्ट वो पास किया गया किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट की जो भी कमियां थी, ठीक है। और ये एक्ट 1857 तक कंटिन्यू रहा। दिस एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल। ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्वोच्च शक्ति देता था ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने की, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी बाय एस्टैब्लिशिंग अ न्यू, और इसके लिए, इस कंट्रोल के लिए एक न्यू बॉडी स्टैब्लिश की गई जिसका नेम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है।
इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर 6 कमिश्नर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की साइड से, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को गाइड करने और उसे कंट्रोल करने का काम करते थे। ठीक है, जो भी ये एक्ट मतलब ये इंट्रोड्यूस किया गया, इस एक्ट के थ्रू नई एक बॉडी इस्टेब्लिश की गई जिसके अंदर 6 कमिश्नर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स और इन मेंबर्स को गाइड और कंट्रोल करने का काम करती थी। गवर्नर जनरल हैड अ काउंसिल कंप्राइजिंग 3 मेंबर्स। गवर्नर जनरल जो थे उनके पास एक काउंसिल थी जिसके अंदर 3 मेंबर थे, और इनकी एडवाइस जो है इन गवर्नर जनरल को मानना कंपलसरी थी। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, ये फ्री थे गवर्नर जनरल, लेकिन अब गवर्नर जनरल को 3 मेंबर्स की जो एक काउंसिल बनी उसके सलाह को फॉलो करना कंपलसरी था। ठीक है, अब बात करें पिट्स इंडिया एक्ट का जो नाम था वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट के नाम पर पड़ा, जो कि एक यंगर प्राइम मिनिस्टर था, जो कि 1783 में 24 की एज में इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बना था। उसी के नेम पर ये पिट्स इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे